एक्चुअल में एक अत्यंत निर्धन निराश्रित हरिजन महिला कि एक छोटा सा जीवन यापन करने वाले 55 वर्ष से निवासरत को राजीव आश्रय के अंतर्गत पट्टा मिला। पहले तहसीलदार ने 15-16 में इसको अतिक्रमण घोषित किया। उसके बाद वो अपील की। अपील करने के बाद अनुभागीय अधिकारी ने उसे निरस्त कर दिया उस अपील को। उसके बाद उस महिला ने संभाग दुर्ग आयुक्त संभाग में अपील किया, पर वहाँ के दुर्ग संभाग ने उनको मान्यता देते हुए कि आपने 55 वर्ष तक आपने इस जमीन में आपने जीवन यापन की है, इसलिए उनको वहाँ पे रहने के लिए न्याय संगत मानते हुए उसको पारित कर दिया। फिर ये 4 व्यक्ति, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा इस सदन में, वो 4 व्यक्ति जो है वो सामर्थ्यवान व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने इसके खिलाफ में फिर से अपील किया कि इसके पट्टे को निरस्त माना जाए करके। फिर कलेक्टर ने उस अपील को निरस्त कर दिया। फिर अनुभागीय अधिकारी के पास भी अपील किया उस महिला के पट्टा को निरस्त करने का, पर उसके बाद बीच में इन लोग सफल हो गए। सफल होने के बाद अधिकारियों का लेन देन, जो भी इनका ये बड़ा रकम का मामला रहा होगा, फिर ये चारों, वो जो जिसने 2 मंजिल भवन बनाने की जो आपका जो प्रश्न उत्तरी में जो उल्लेख है, वही आदमी आपत्ति करता था इसका पट्टे को निराधार मानना, इनको निरस्त करने का किए, और बीच में इन लोग अपने सफल हो गए अपने काम उसमें अभियोजन में। उसके बाद फिर से अनुभागीय अधिकारी ने उस जमीन को अभिलेख खसरा नंबर को एक छोटा झाड़ जंगल चराखोर का दर्जा देते हुए एक सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण HTN गोदावर्धन के निरूपण को हवाला देते हुए, जिसे इस जमीन को बदलने का अधिकार नहीं है, ना ही इसको पट्टा देने का, उस जमीन में पट्टा देने का अधिकार। 4 मिनट की भूमिका हो गई, प्रश्न कब करेंगे? कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, प्रश्न तो करिए। इसलिए ये प्रकरण इतना गंभीर है, समझ गया, इसलिए तो भूमिका 4 मिनट में रख रहे हैं। प्रश्न कितना लंबा होगा? अनुभागीय अधिकारी ने उनको अध्यक्ष महोदय जी, उस पट्टा को भूमि को बेनामी अंतरण किया जाना पाया गया और उसको अपात्र होना पाया गया। इस व्यावसायिक परिसर को अवैध निर्माण घोषित करते हुए उक्त जमीन को जनहित में उनको देने का इन्हें पारित कर दिया। अब इसी जमीन, जब वो अनुभागीय अधिकारी ने सब कुछ निर्णय ले लिया, पहले तो आपने उन्हें दिया, कलेक्टर ने दिया, फिर दुर्ग संभाग ने दिया, क्या अधिकारी जो जैसा चाहे वैसे करते रहे। उसके बाद आज के डेट में वो 2 मंजिल मकान बन चुका है। फिर से वो हमारे राजनांदगांव के अपर कलेक्टर ने फिर उसको उस निर्णय को, अनुभागीय अधिकारी के निर्णय को फिर से उन्हें स्टे ऑर्डर दे दिया है। तो मैं ये चाहूँगा, मैं प्रश्न कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, क्या छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1949 की धारा 52 एवं धारा 51 के तहत अनुभागीय अधिकारी राजस्व के आदेश पर रोक लगाया गया है? किस स्तर के राजस्व न्यायालय द्वारा स्टे ऑर्डर दिया गया? पहला प्रश्न। यदि स्टे ऑर्डर दिया गया है तो उसकी अवधि क्या है? स्टे ऑर्डर किन किन शर्तों के आधार पर दिया गया है? कार्रवाई कब तक पूर्ण कर ली जाएगी? ये मेरा प्रश्न। तीन प्रश्न है, मेरा तीनों प्रश्न का जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी मांगी है कि नगरीय क्षेत्र में निवासरत भूमिहीनों का पट्टा देने का प्रावधान है, पहला प्रश्न था। तो नगरीय क्षेत्र में भी पट्टा देने का प्रावधान है और इसी प्रावधान के तहत जिनका प्रकरण अभी आया है उनको पट्टा दिया गया था। और ये जो जगह दी गई थी, बाद में चिन्हांकित होने के बाद झाड़ झरोखा वन भूमि मद में होने के कारण उस पट्टा को निरस्त कर दिया गया। फिर बाद में SDM के द्वारा निरस्त किया गया है। इसके खिलाफ में अपर कलेक्टर के यहाँ ये प्रकरण
विचाराधीन है और जब तक वहाँ पे कुछ निर्णय नहीं होगा तब तक ये मामला लंबित है। चलिए दूसरा प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, आपने उस जगह में उस पट्टा को तो अवैध कर दिए, उस जगह में आपने 2 मंजिल का भवन भी आपने 4 लोगों ने जिसने पट्टा निरस्त करने की जो बात कही वही लोग भवन बना लिए। मेरा ये कहने का मतलब उस भवन का निर्माणाधीन को अवैध घोषित भी कर दिया आपने, उसको तोड़ने का काम कब करोगे और क्यों, किस आधार पर आपने और कितने दिन के लिए आप स्टे दिए हैं और कब तक निर्णय लेंगे, ये मेरा प्रश्न है। आप सीधा सीधा समय सीमा नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये न्यायालय का प्रकरण है और न्यायालय में जब तक निर्णय नहीं होगा उसको कब तक तोड़ेंगे, क्या कार्रवाई होगी। अरे अवधि, आप तो निर्णय करने का तो अवधि आपको स्टे दे दिए आपने, इतने गलत विचारधारा के आदमी को, वही आदमी उस पट्टा को निराधार करने के लिए अपील किया, उसके बाद उनका भी सुन लिए, वो गरीब का भी सुन लिए, तो कब तक वो बेचारी गरीब हो पिसती रहेगी। और उसमें 2 मंजिल के बिल्डिंग भी बन गया और आपने उसका निर्धारण समय नहीं बता रहे हो और एक अपर कलेक्टर उनको स्टे देता है, कब तक ये हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रकरण न्यायालय में है इसलिए इसमें समय सीमा तो आप न्यायालय है इसके मतलब कुछ भी करते रहेंगे। नहीं, न्यायालय से जब तक डिसीजन नहीं आएगी तो उसमें तोड़े हमको हटाने की कार्रवाई नहीं की जा सकती, जैसे ही आदेश आएगा मैं ये कह रहा हूँ कि आपने किस अवधि क्या है, किन किन शर्तों पर, कुछ तो शर्तों पर दिए होंगे। जो पट्टा देने की जो पात्रता रखते हैं, जो गरीबी में है, जो इनकम टैक्स पेधारी नहीं है, वहाँ के मतदाता हैं, आवासहीन है, पात्रता की सूची में आने के बाद उनको पट्टा दिया गया था। बाद में जब उसकी इंक्वायरी की गई तो ज़मीन जो है झाड़ झरोखा वन भूमि और दूसरा उसमें बताया गया कि वो किसी का उसमें हस्तांतरण बेनामा हुआ है, तो शिकायत आने के बाद एसडीएम ने उसको निरस्त कर दिया। निरस्त किया, उसके बाद उन्होंने अपर न्यायालय में आवेदन लगाया जहां पे अभी मामला लंबित है। अध्यक्ष महोदय, जो प्रकरण संभागीय आयुक्त से जो निर्णय लिए हुए वहां से उतरे हुए प्रकरण को कौन से आधार मान के आपने उसको स्टे दे दिया? अगर स्टे दे दिए तो उसको जल्दी निर्णय कर दीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है? स्टे का आधार बता दिया मंत्री जी, आपने एक तो उस प्रकरण में आपका संभागीय आयुक्त भी इन्वॉल्वमेंट रहा, उनको मान्य किया गया, कलेक्टर ने उसको फिर निरस्त कर दिया गया, फिर अनुभागीय अधिकारी ने फिर उसको निरस्त कर दिया गया, उसके बाद अपर कलेक्टर का तो सीमा होगा। निरस्त एक ही बार हुआ है, एसडीएम ने एक ही बार नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो अपील ने उनने किया है और वो सामर्थ्यवान व्यक्ति और कहीं जाएगा फिर वो कहीं से स्टे ले आएगा, तो कम से कम ऐसी चीजों को आप पनाह देते रहेंगे तो ये तो पूरा अतिक्रमण से पूरा घिर जाएगा पूरा शहर। अभी तो कब तक उसको भू राजस्व संहिता के अधिनियम के तहत 6 माह के अंदर उसको इस प्रकरण का निपटारा। चलिए, बहुत ठीक है। श्री अनिल शर्मा जी, इसमें कहाँ ये डोंगरगांव और कहाँ, चलिए छोटा सा पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, भानु प्रतापपुर क्षेत्र अंतर्गत जो है वार्ड क्रमांक 1 और 3 और 15 जो है लगभग यहाँ 500 गरीब परिवार 40 वर्षों से निवासरत हैं और वहाँ पर छोटे बड़े और बड़े झाड़ जो है चारागाह भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण वहाँ उनका लाभ उनको वहाँ नहीं मिल पा रहा है आवास योजना का। तो माननीय मंत्री जी से निवेदन चाहूंगी कि इस विषय पर थोड़ा सा सख्त जांच करवाकर वहाँ निवासरत परिवार को जो है पट्टा प्रदान किया जाए ताकि उनको भी ये आवास का योजना का लाभ मिल सके। चलिए दिखवा लेते हैं फिर बताएंगे। अध्यक्ष महोदय जी, आपका मैं थोड़ा सा इसी 10 मिनट हो गया, आपका 1 मिनट और बचाता हूँ आपसे। अभी गाड़ी आगे बढ़ गई। अरे 1 मिनट थोड़ा सा। मैंने इसी प्रश्न उत्तरी में मैंने एक क्वेश्चन लगाया है कि मेरे विधानसभा के अंतर्गत कितने अतिक्रमणधारी हैं और कितने शासकीय को और कितने प्राइवेट को, वो भी आज निराकरण नहीं होगा। प्रश्न उत्तरी आप ही का प्रश्न है। आप लोग ऐसी प्रश्रय देते रहेंगे तो फिर हमारे जो शासकीय जमीन का क्या होगा? ऐसे जमीन है कि 20-20, 25-25 एकड़ में अवैध कब्जा करके कोई रिसोर्ट बना रहे हैं तो कोई कुछ होटल बना रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों का भी प्रकरण आपकी उसमें दर्ज है प्रश्न उत्तरी में, आप देख लीजिएगा। अगर इसको आप ऐसी प्रश्रय देते रहेंगे तो आगामी भविष्य में शासकीय जमीन का क्या होगा ये आप चिंतन करेंगे। चलिए चिंतन करेंगे आप। माननीय अनु शर्मा जी, माननीय अध्यक्ष जी, अनुज जी ये प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें नहीं, आगे देखिए। मैंने सवाल पूछा था कि कृषि भूमि को बिना परिवर्तित किए कॉलोनी निर्माण किया जा रहा है, इस विषय में मैंने जानकारी चाही थी 2021 से 2023 तक।
इस विषय पे मेरा एक सवाल ये है कि क्या प्राप्त 19 शिकायतों में से एक भी शिकायत कृषि भूमि के डायवर्शन के बिना बेचे जाने की नहीं है? और दूसरा इसी में यह है कि अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिलने पर विभाग क्या कार्य को तुरंत रोकने हेतु किसी प्रकार की कार्यवाही करता है? माननीय मंत्री जी। क्षेत्र धरसीवा में अवैध प्लाटिंग की शिकायतें आई है। इसमें रायपुर अनुभाग से 14 और तिल्दा अनुभाग से 5 शिकायतें प्राप्त हुई है और इसमें ग्राम पंचायत स्तर पे एसडीएम, कलेक्टर और नगरीय निकाय क्षेत्र में आयुक्त इसकी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारी होते हैं। अभी अवैध प्लाटिंग की जो शिकायतें मिली है उसमें भू राजस्व की जो संहिता है, अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण, इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई से माननीय विधायक महोदय को अवगत कराया जाए। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, किसी मेरे सवाल का जवाब ही नहीं मिला है। चलिए माननीय पूछ लीजिए। माननीय मंत्री जी, मैंने पूछा कि तुरंत रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है, इसका जवाब नहीं आया। मैंने पूछा आपसे 19 शिकायतों में से मुझे जो जवाब आया माननीय अध्यक्ष जी, उसमें मैंने सवाल पूछा था क्या कृषि भूमि को आवासीय बताकर विक्रय किए जाने की कोई शिकायत प्राप्त होती है। इस पे विभाग ने मुझे जवाब दिया है धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृषि भूमि को आवासीय बताकर विक्रय किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, ये रहा पत्र जो शिकायत किया गया है। ये पत्र है माननीय अध्यक्ष जी 6/7/2022 का और इसमें स्पष्ट लिखा गया है ग्राम धरसीवा के खसरा नंबर 12/2, 15, 13/2, 14/3 अन्य में अवैध प्लाटिंग तो हो रहा है, साथ ही इनके द्वारा शासकीय भूमि खसरा नंबर पर बने वर्षा जल निकासी किसान आवासी के लिए बने टार नाली के जमीन को कब्जा कर समतलीकरण के कारण कच्चा सड़क बना दिया गया है। खसरा नंबर 12/1 है जिसका पटवारी जांच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न है। ये पूरे खसरा नंबर के साथ शिकायत की गई है कि ग्रीन लैंड को आवासीय रूप में बेचा जा रहा है और जो मुझे जवाब दिया गया है माननीय अध्यक्ष जी, उसमें कहा गया है एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। ऐसी 3 शिकायत की कॉपी मेरे पास हाथ में रखी हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस पे प्रश्न संदर्भ समिति में इसको रखा जाए और जो भी अधिकारी कर्मचारी इस तरह से सदन को गुमराह करने में शामिल हैं उनको क्या यहां सस्पेंड किया जाएगा? क्या कार्रवाई करेंगे उन पे? मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय विधायक बता रहे हैं कि धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में कृषि भूमि को आवासीय बताकर विक्रय किए जाने की बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई है। यदि ऐसा है, शिकायत मिली है तो उसकी जांच कराएंगे और जो अधिकारी दोषी है उस पर उचित कार्रवाई। चलिए, बहुत अच्छा। मोतीराम साहू जी, सवाल और माननीय अध्यक्ष जी, वो कार्रवाई के लिए बोल दिए ना आप जैसे चाहते थे। एक बात और थी माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो मांग किया था पूरा हो गया। एक और छोटी सी बात थी। चलिए, कि ऐसे जगह पे ऐसी कॉलोनीज में क्या रेरा और टीएनसी के बोर्ड लगाए जाने का कंपल्शन है विभाग के द्वारा? क्या ऐसा निर्देश है? और अगर ऐसा है तो क्या इसका पालन किया जाता है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या इसके लिए कार्रवाई करेंगे? आगे कोई निर्देश जारी करेंगे? इसके लिए कई जगह निर्देश दिए हैं कि जहां पे अवैध प्लाटिंग हो रही है वहां पे बोर्ड लगाया निर्देश जारी कर दीजिए आप। ये अवैध प्लाटिंग का, और ये पिछले सरकार ने जो 5 डिसमिल से कम जमीन का रजिस्ट्री शुरू किया है उससे इसकी बात। चलिए, बहुत अच्छा। मोती साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पीडब्ल्यूडी विभाग से है। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मुख्यमंत्री निवास नवीन भवन में उद्यानिकी कार्य हेतु 80,68,000 आकस्मिक निधि से स्वीकृत हुआ था, जिसको 3 टुकड़े में 3 टेंडर इसका किया गया और तीनों कार्य में जो स्वीकृत
होना था वो ना हो करके कार्य का नाम एक था, कार्यस्थल एक था, स्वीकृत राशि आकस्मिक निधि से एक था, परंतु इसके विपरीत जो कार्य हुए हैं, कार्य था नवीन मुख्यमंत्री निवास भवन नया रायपुर में उद्यानिकी कार्य, लेकिन जो टेंडर हुए हैं वे हुए हैं हार्टिकल्चर वर्क एट वेरियस वीआईपी बेंगलोस ऑफ सेक्टर 24 नवा रायपुर अटल नगर अंडर सब डिवीजन नंबर 3। ये कार्य मत कुछ और था, कार्य कहीं और होना था, कार्य कहीं और हुआ। इस प्रकार से इसमें काफी आर्थिक अनियमितता और भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। प्रश्न कर लीजिए ना। हाँ, तो मेरा माननीय मंत्री जी से ये निवेदन है कि कृपा करके बताएं कि क्या इस प्रकार की प्रावधान है कि चलिए बोलिए मंत्री जी। स्वीकृत किसी और मत के लिए हो और कार्य कहीं और हो। आपने मुख्यमंत्री आवास की चिंता की, मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देंगे, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है जी, चलिए आप जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नया रायपुर में राजभवन, माननीय मुख्यमंत्री जी का निवास, माननीय मंत्रीगण का आवास, वरिष्ठ अधिकारियों के आवास निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 10/4/2018 को 591.75 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। उस समय पीएफआईसी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार उस प्रशासकीय स्वीकृति में उद्यानिकी कार्य शामिल नहीं था, परंतु लोक निर्माण विभाग के मैनुअल के वॉल्यूम 1 पैरा 2.027 के प्रावधान के अनुसार अधीक्षण अभियंता को यह अधिकार है कि कंटिजेंसी मद में 1% राशि स्वीकृत कर सकते हैं। उसी के अनुसार 6/7/2022 को अधीक्षण अभियंता ने 80,68,000 की अनुमति प्रदान की और वहाँ ऑनगोइंग काम था और इसलिए 3 अलग अलग टेंडर अलग अलग तिथि में निकाले गए। काम नियमानुसार हुआ है, काम में किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। चलिए अब पूछ लीजिए। माननीय महोदय, मेरा चिंता का विषय ये था कि कार्यस्थल एक जगह था, नवीन भवन माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिसमें हार्टिकल्चर का कार्य होना था उद्यानिकी का, लेकिन जो वर्क ऑर्डर जारी हुआ है इसमें लिखता है कि वेरियस बंगलो आप सेक्टर 24 नवा रायपुर अटल नगर। तो वेरियस 24 बंगलोस, ये चिंता का विषय ये है कि आखिर ये कार्य हुआ कहाँ पर है? क्या मुख्यमंत्री निवास में हुआ या मुख्यमंत्री निवास में हुआ या बाहर हुआ? काम वहाँ हुआ है नहीं हुआ है, इनका शंका है। वहाँ पर काम हो गया है, पूर्ण हो चुका है। चलिए धन्यवाद। अटल श्रीवास्तव जी। श्रीमती गोमती साय जी। अध्यक्ष जी, जसपुर में वर्ष 2020-21 से 23 तक का मैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की वर्षवार जानकारी मांगी थी, जिसमें से जसपुर जिला अंतर्गत 754 गांव में से केवल 17 गांव का कार्य पूर्ण हुआ है। माननीय आपके माध्यम से मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से द्वारा दिए गए उत्तर प्रश्न स्थान में माननीय मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ, माननीय अध्यक्ष, आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जिला जसपुर के 727 गांवों के कार्य को अपूर्ण है, कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे तथा क्या जल जीवन मिशन के निर्माण कार्यों के गुणवत्ता के संबंध में राज्य स्तरीय कमेटी बनाकर जांच कराएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा पता है कि हर घर जल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अति महत्वाकांक्षी योजना है कि हर एक व्यक्ति को नल के माध्यम से शुद्ध जल मिले। जसपुर जिले में कुल 754 योजनाएं स्वीकृत है, 17 ग्रामों की योजनाएं पूर्ण है और ये ग्राम है जो हर घर जल नल से प्रमाणित है।
737 गांव में घरेलू नल कनेक्शन उपलब्धता की जानकारी निम्नानुसार है। 90% से अधिक 130 ग्रामों में हो चुका है। 80% से 90% के बीच 113 ग्राम में हो गया है। 70% से अधिक 97 ग्रामों में हो गया है। 50% से लेकर 70% के बीच 168 गांव में हुआ है। 20% से अधिक 125 ग्राम में हुआ है। इस प्रकार से जल जीवन मिशन के काम तेजी से किए जा रहे हैं। 23 एजेंसियां जिन्होंने काम में अति विलंब किया, उनके अनुबंध निरस्त कर फिर से निविदा करके उस काम को तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार की ये समयबद्ध योजना है, अति महत्वाकांक्षी योजना है। हमारा विभाग इस काम को पूरी गंभीरता से, पूरी गुणवत्ता से समय पर पूरा करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। जसपुर जिले तो आज हमारी और भी प्राथमिकता का जिला है। कुमती साहब जी। माननीय अध्यक्ष जी, जिला जसपुर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कुल 17 अभियंता के पद स्वीकृत हैं, जिसमें विगत कई वर्षों से मात्र 3 अभियंता ही कार्य कर रहे हैं। क्या उप मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अभियंता के रिक्त पद की पूर्ति कब तक कर ली जाएगी? रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही हम लगातार कर रहे हैं। अभी 12 तारीख को 135 हैंडपंप टेक्नीशियनों को हमने एक साथ सामूहिक रूप से बुलाकर नियुक्ति पत्र दिया है। तो भर्ती की कार्यवाही हम लगातार कर रहे हैं। इस बात की हमें पूरी तरह से चिंता है। जसपुर जिले में गुणवत्ता को लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं है और इसलिए कमेटी अभी बनाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। प्रमोद जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपका क्षेत्र नहीं है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही है प्रश्न अध्यक्ष महोदय जी। जो जल जीवन जसपुर का सवाल है, आप उतर आइए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, क्षेत्र का मामला है। से प्रश्न लगाइए ना। आदरणीय लगा था अध्यक्ष महोदय जी, इसमें आया नहीं है। इसमें मेरा बस एक क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो प्रदेश में स्वीकृत कितने प्रतिशत कार्य निश्चित समय पर पूर्ण कर दिए गए हैं और इसके समय सीमा में वृद्धि की गई है क्या? जो कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं उसमें समय सीमा में वृद्धि की गई है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, नई सरकार बनने से पहले जल जीवन मिशन के बारे में पूरे प्रदेश में क्या चर्चा थी, क्या हालात थे, ये सभी को पता है। माननीय सदस्य जी को तो पता ही है। हमारी सरकार बनने के बाद तेज गति से हम काम कर रहे हैं। ये अति महत्वाकांक्षी योजना है। जैसे मैंने कहा कि आज की स्थिति में बहुत हम आगे चले गए हैं। आज 77% काम हमारा पूरा हो गया है प्रदेश में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं, ऐसे मेरे विधानसभा में अध्यक्ष महोदय जी 214 काम है। 151 जो कार्य है वो डेट बढ़ाने के बाद भी इनकम्प्लीट है अध्यक्ष महोदय जी। तो मैं ये निवेदन कर रही हूँ आपसे और जवाब भी चाह रही हूँ कि निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर क्या उन ठेकेदारों पर पेनाल्टी किया जाएगा या कार्रवाई किया जाएगा? ये प्रश्न उद्भूत नहीं होता। जरूर आप नए संदर्भ में मंत्री जी उस प्रश्न का जवाब देंगे जो उनको नोटिस में मिलता है। आप अलग जिले की एक प्रश्न आपने कर लिया, ठीक है। अध्यक्ष महोदय जी, ये प्रदेश का मामला है, पूरे जल जीवन मिशन का मामला है। हमारे सरकार में भी मैंने क्वेश्चन उठाया था और उसमें भी मैंने इसमें किया, क्योंकि गर्मी का दिन आ रहा है अध्यक्ष महोदय जी। हम निवेदन करते हैं क्या उन ठेकेदारों पर पेनाल्टी लगाया जाएगा या कार्रवाई किया जाएगा जिन्होंने अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया है? ठीक, सुझाव आपका ठीक है, बैठिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा सवाल अध्यक्ष महोदय वन मंत्री जी से है कि क्या अभी जो कैंपा मद के अंतर्गत जून 2020 से 2023 के मध्य में लेंटाना, उन्मूलन और नरवा विकास कार्य के जो भुगतान हुए हैं श्रमिकों के, वो उनको बैंक के माध्यम से मैंने पूछा था भुगतान हुआ है या नहीं। और दूसरा ये था कि उसमें जो प्रमाणक जो दर्शित किए गए हैं श्रमिकों के नाम, क्या उसमें उनको राशि हस्तांतरित की गई है? और तीसरा यह था कि उस परिक्षेत्र अधिकारियों द्वारा प्रमाणकों में से दर्शित श्रमिकों से भिन्न व्यक्तियों के नाम से राशि आहरण किया गया है। और चौथा ये था कि क्या शासनोक्त प्रकरण की जांच
पुलिस आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो से कराकर दोषियों को कड़ी सजा दिलवाएगी। परंतु अध्यक्ष महोदय, इसमें जवाब इतना शॉर्ट में आया है, जी हाँ, जी नहीं, नहीं और प्रश्न उपस्थित नहीं होता। और इतना गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय, ये कैंपा मद का फंड है और वन को दुरुस्त करने का विषय है, और उसमें और ये काम भी उस समय हुए हैं जब कोविड काल चल रहा था, और कोविड काल में जब सारे चीज़ बंद थे उस समय इन कामों को वहाँ करना, और मूल रूप से जो जवाब आया है कि उसमें जो भुगतान जो किया गया है वो नगद भुगतान किया गया है, और जबकि पारदर्शिता के लिए और भ्रष्टाचार से बचने के लिए ये हमारे पास जो श्रमिकों को भुगतान करने का है वो बैंकों के माध्यम से भुगतान किया जाना है। तो ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या परिस्थिति बनी कि उसको नगद भुगतान करना पड़ा उन श्रमिकों को? मेरा प्रश्न ये है वन मंत्री जी से, और ये है कि यदि उसमें भुगतान नगद किया गया है तो कितनी राशि ऐसी है जिसको नगद भुगतान किया गया है? और तीसरा सवाल ये है उसमें माननीय मंत्री जी कि जी पहले इन सवालों का जो मैंने पूछा है कि कितनी नगद भुगतान करने का यदि किया गया तो क्या प्रावधान था, उसके क्या नियम है, और उसमें ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि नगद भुगतान करना पड़ा? सही बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेंटाना जो एक खरपतवार है और लगभग 200 साल पहले जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे तब उन्होंने एक साउथ अमेरिका का जो उन्होंने एक शोभादार हेज का एक उसका पौधा लेकर के आए थे और पूरे अपने बंगलों में सजाया करते थे, लेकिन वो बंगले से निकल करके कब जंगल में चला गया और जंगल में किस तरीके से पूरे जंगल को बर्बाद करने के दिशा में बढ़ गया। पूरे देश की समस्या है, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की समस्या है, और उसको निवारण के लिए, उसके उन्मूलन के लिए जो योजना बनाई गई, और उस योजना के तहत में लेंटाना उन्मूलन के लिए जो कैंपा से और नरवा से, तो उसके माध्यम से 2018 से 2022 तक हमारे इस सरगुजा वन वृत्त के क्षेत्र में लगभग 8 हमारे वन मंडल हैं। उन वन मंडलों में जो काम हुए, और उस काम में लगभग हमारे 1,57,767 हमारे श्रमिकों का बैंक के माध्यम से भुगतान हुआ, और लगभग 75,036 श्रमिकों का नगद भुगतान किया गया। और ये नगद भुगतान के संदर्भ में माननीय सदस्य ने जानकारी पूछी है, तो मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि यदि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बैंक के सेवाएं अपर्याप्त हैं, या फिर जहाँ पर हमारे कहते हैं श्रमिक निवासरत हैं, उसके 5 किलोमीटर के परिधि में यदि कोई बैंक स्थापित नहीं है, तो वहाँ पर कलेक्टर और वन मंडलाधिकारी के द्वारा नगद भुगतान का निर्णय लिया जाता है अध्यक्ष महोदय, जिसमें हमारे वहाँ के सरपंच है, पंच है, या फिर वन समितियों के माध्यम से उनको श्रमिकों को भुगतान किया जाता है। और इस कार्य के माध्यम से जो जंगलों का को बचाने की दिशा में लगातार काम हुआ है, और लगातार इस दिशा में हमारा लगभग पूरे प्रदेश के लगभग 4 लाख हेक्टेयर में ये लेंटाना के उन्मूलन का काम को किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा, ये जो आप आंकड़े बताए 75,036 श्रमिकों का नगद भुगतान हुआ, ये अध्यक्ष महोदय ये छोटे आंकड़े नहीं है। 75,000 श्रमिक बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसी कोई सरगुजा में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां उनके पास साधन नहीं है, बैंक नहीं है, और श्रमिकों के जो भी सरगुजा जिले के श्रमिक हैं आज सबके कार्ड बैंक के खाते खुले गए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो द्वारा जो चालू किया गया था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके खाते नहीं है। उसके बावजूद आज ये इतने श्रमिकों का नगद भुगतान किया गया है। इसमें माननीय मंत्री जी, चूंकि ये अंग्रेज लोग तो चले गए, आज़ाद हो गए, लेकिन जो लेंटाना छोड़ गए उसका उन्मूलन अभी तक नहीं कर पाए हैं, लेकिन उस लेंटाना के माध्यम से बाकी चीज का उन्मूलन हो रहा है मुझे लगता है। तो क्या ये श्रमिक जिनको
75,036 श्रमिकों को जो नगद भुगतान किया गया, और उसमें जो ऐसे क्या परिस्थितियां थी कि उसको, और कितनी राशि ऐसी बनती है जिसको ऐसा भुगतान किया गया है? देखिए, प्रश्न महत्वपूर्ण है और विषय भी महत्वपूर्ण है, लिंटाना से रिलेटेड भी है। दूसरा, श्रमिकों का पेमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप बैंक के माध्यम से जाना चाहिए। तो मैक्सिमम पेमेंट सभी विभाग में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। नगद भुगतान से बचना चाहिए। मंत्री जी भविष्य में इसका ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब 2014 में जब इसका कहते हैं निर्देश जारी किया गया था जिसमें नगद भुगतान को लेकर के, बहुत सी जगह ऐसे हैं जहां पर अभी भी जनधन योजना के तहत में जो खाते खुलने चाहिए वो खाते इन क्षेत्रों में जहां पर नहीं है वहां पर खाता खुलवाएं, और नगद जो राशि है वो देना बंद, अभी हम लोगों ने बंद भी किया है। अध्यक्ष महोदय, डीबीटी के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो भी राशि है वो डीबीटी के माध्यम से जाए, और आपके मार्गदर्शन में हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे अध्यक्ष महोदय। और जो नरवा और हमारे कैंपा के माध्यम से जो कार्य हुए हैं, निश्चित तौर पे माननीय सदस्य ने जो यहाँ पर पूरे प्रश्न किया है और जो श्रमिकों की चिंता की है, श्रमिकों का भुगतान किया गया है, किसी श्रमिक का यदि भुगतान नहीं हुआ है तो उसको भी एक बार मैं दिखवा लूंगा। चलिए अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मंत्री से ये कि ऐसा हमारे सरगुजा जिला को इतना पिछड़ा बता दिया गया जहाँ बैंक नहीं है या उनके खाते निकले थे, तो दुर्भाग्य है हमारा सरगुजा का। और अध्यक्ष महोदय, इसमें आपदा में अवसर ढूंढा गया है, इसलिए नगद भुगतान हुए हैं। बहुत बढ़िया। मैं मंत्री से चाहूंगा कि इसकी आप जांच करवाएं, जितनी नगद भुगतान हुई क्या आप उसकी जांच कराएंगे? अध्यक्ष महोदय, जो 75,000 जो श्रमिकों का नगद भुगतान किया गया है, मैंने अपने उत्तर भी कहा कि जो 5 किलोमीटर की परिधि में यदि कोई बैंक ना हो तो वहां पर कलेक्टर और वन मंडलाधिकारी के उससे वहां पर जो पंच है, सरपंच है या वन समितियों के अध्यक्ष के माध्यम से उनके उपस्थिति में उनको नगद भुगतान देने का प्रावधान किया गया। माननीय मंत्री जी, मैं सारे भुगतान की जांच नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जितने जो 75,038 श्रमिकों के जो भुगतान नगद हुए उसकी आप जांच करा दे, और उस पे श्रमिकों को जो उसका पैसा नहीं हुआ, बंदर बांट हुई है, वो सीधे दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इस श्रमिकों के हितों में होगा। और भविष्य में इस तरह की जो चीजें होती है नगद भुगतान के मामले में, वो सारी चीजें बंद होंगी। इसलिए मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि उसकी जांच तो जरूर कराएं। क्या आप जांच कराएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में नगद भुगतान बंद कर दिया गया है, और जो वहां पर माननीय सदस्य चाहते हैं कहीं स्पेसिफिक यदि जगह हो जहां पर उनको लगता है कि लिख के दे देंगे, आप जांच करा लीजिए। चलिए, राम कुमार टोपो जी, रोहित साहू जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जल संसाधन विभाग का है। मेरे राजीव विधानसभा अंतर्गत सीकासर बांध जलाशय है, जिसे नहर लाइनिंग का जीर्णोद्धार कंक्रीटीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी एक भी काम पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके चलते हमारे क्षेत्र के अन्नदाताओं को रबी फसल दलहन तिलहन के पानी की जो मांग कर रहे थे, जिसके कारण पानी नहीं मिल पाया था। मैं पूर्ववर्ती सरकार की नाकामी के कारण इस क्षेत्र की जनता को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है, मैं बताना चाहूंगा माननीय महोदय, हमारे गरियाबंद जिले में जो अभी जितने निर्माण कार्य जो स्वीकृत हुआ है, उस निर्माण कार्यों का किस कारण इतना विलंब हुआ, और विलंब होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया, उस ठेकेदारों के विरुद्ध कोई ऐसा कोई कार्रवाई हुआ है या नहीं हुआ है, और किस कारण नहीं हुआ इसकी जानकारी चाहूंगा माननीय महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने जो जानकारी चाहिए है उसके संदर्भ में अपने उत्तर दिया है, और जो कार्य हैं वो कार्य प्रगतिरत है अध्यक्ष महोदय, और कई कार्य ऐसे हैं जिनकी
निविदा आमंत्रित की गई, लेकिन वर्तमान में कोई भी 5-5 बार निविदा आमंत्रण के पश्चात भी वहाँ पर कोई ठेकेदार वहाँ पर आ नहीं रहा है। तो हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उस कार्य को पूर्ण करा लिया जाए, प्रारंभ करा लिया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को सीधा सीधा लाभ पहुँच सके। और लगातार टेंडर के प्रोसेस में पूरे योजनाएं हैं और हमारी पहली प्राथमिकता होगी अध्यक्ष महोदय कि हम माननीय विधायक के जो चिंता है उस चिंता का हम निवारण करें और जो वहाँ पर जितने भी कार्य स्वीकृत हैं उन स्वीकृत कार्यों में हम एजेंसी तय करके दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, ये अपूर्ण कार्यों के कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? 5 साल बीत गए हैं माननीय महोदय, जिसके कारण दलहन तिलहन हमारे किसानों को पानी नहीं मिल पाए और जिन ठेकेदारों के द्वारा अभी तक कार्य पूर्ण 8 काम में एक भी काम पूर्ण नहीं हुआ है, ये कब तक पूर्ण हो जाएगा और कब तक इन हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण योजना है, महत्वपूर्ण काम है, ये काम गंभीरता के साथ पूर्ण हो, इसके मैं गंभीरता के रूप से आपसे जवाब चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 कार्यों में अभी वर्तमान में एजेंसी है और 5 कार्यों में अभी निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ है और जैसे ही वहां पर हमारे उस निविदा की में ठेकेदार भाग लेंगे और उसके बाद में जब एजेंसी तय होगी तो उसको जल्द से जल्द उस सभी कार्यों को पूरा कराएगी अध्यक्ष महोदय। चलिए जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा। माननीय हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही 5 साल तक हम लोग धरना प्रदर्शन किए, चक्का जाम किए कि हमारे क्षेत्र के किसानों को दलहन तिलहन के लिए, रबी फसल के लिए पानी की मांग करते रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश पानी नहीं मिल पाया। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सरकार बनते ही माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और माननीय हमारे जल संसाधन मंत्री जी को पूरे राज्य विधानसभा गरियाबंद जिला वासियों की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय महोदय कि सरकार बनते ही हमारे राजिम विधानसभा गरियाबंद जिले के सभी किसानों में एक उत्साह है जो आपके माध्यम से दलहन तिलहन रबी फसल के लिए इस वर्ष पानी दिए हैं। चलिए, मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय महोदय, आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्रीमती सावित्री मंडावी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि युवा मितान क्लब को जो प्रदत्त राशि थी उसका भविष्य में क्या उपयोगिता है? तो हमारे मंत्री जी ने जवाब था कि शासन के नियमानुसार आवश्यक कार्य की जाएगी। तो ये कब तक की जाएगी और मंत्री जी समय सीमा भी बताएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव युवा मितान क्लब में जो शेष राशि बची है वो शासन के नियमानुसार उसमें उचित कार्यवाही की जाएगी। इसमें 132 करोड़ रुपए का प्रावधान था और 40 करोड़ रुपए 60 करोड़ रुपए 40 करोड़ रुपए शेष है, 60 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए जा चुके हैं और जो बची हुई राशि है उनका जो नियम बनता है नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ विविध हमारी संस्कृति और वाला प्रदेश है, तो जितने भी हमारे पारंपरिक खेल थे और त्योहारों को जो सहेजने और सजाने का काम जो किया है और जो पुराने जो खेल जो विलुप्त हो रहे थे वो विलुप्त होने कगार पर थी, तो इसको बचाने का काम जो है हमारे माननीय भूपेश बघेल ने किया है। तो मैं चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी निवेदन कि मोदी जी की जो गारंटी है, हमारी सरकार तुहर द्वार जो योजना है उसके तहत जो है ग्रामीणों को जो है युवाओं को प्रोत्साहित करने और रचनात्मक विकास के लिए संबंधित राशि का उपयोग जो है करेंगे क्या? राशि का उपयोग करेंगे क्या? जिस उद्देश्य को लेकर के इस राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया है, जो नियमावली बनाया गया है, उसके नियम के अनुसार और उनके उद्देश्य कहीं पे पूरा नहीं हुआ है। चलिए, अजय जी पूछ लीजिए एक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पूछना चाहूंगा कि छोटे छोटे प्रश्न करिए।
अभी शुरू नहीं किया हूँ माननीय अध्यक्ष जी। छोटे छोटे ये तो प्रश्न ही छोटा है, उसमें और कितना मंत्री जी पहली बार नहीं मंत्री जी को फंसाने वसाने कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये राजीव मितान क्लब को प्रदत्त राशि, तो ये कौन कौन से मद से राशि उसको प्रदत्त की गई और उसके खर्चे के नियम निर्देश क्या थे? कौन कौन से मद से राशि दी गई? बजट से दी गई, सेस से दी गई, डीएमएफ से दी गई, कहाँ कहाँ दी गई और उसके खर्च के निर्देश क्या थे? किन किन विषयों में खर्च किया जा सकता? इसके लिए बजट का प्रावधान रखा गया है और इसका मूल भाव ये था रामायण महोत्सव, खेल कूद का आयोजन, सामाजिक गतिविधि, खिलाड़ियों का प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन कामों में होना था। मैं बजट पूछा, बजट में रखा गया था तो इस साल के बजट में इतना रखा गया रहा होगा या और किसी अन्य मदों के पैसे उनको दिए गए रहे होंगे और उन पैसों खर्च के ऑडिट का कोई प्रावधान था कि नहीं था, ये जानना है इतना कि उनको दे भर दिया गया। प्रति क्लब कितना पैसा दिया गया? इसमें प्रति क्लब 1 लाख रुपया 4 किस्तों में देना था, 25,000 जब उपयोगिता प्रमाण पत्र आ जाएगी तब। लेकिन इसमें कई जगह उपयोगिता प्रमाण। चलिए धर्मजीत अपना पूछ लीजिए आप। एक बजट भर को बता दे माननीय अध्यक्ष महोदय, कौन कौन से मद से दिया गया था उनको? इसमें कौन कौन राज्य बजट से कितना पैसा था? राज्य के ही बजट से जानकारी उपलब्ध करा देंगे आप। चलिए धर्मजीत, अरे इसको फ्लोर में आना था, पूरे प्रदेश को उपलब्ध करा देंगे ना, आपको जानकारी दे देंगे। इसको तो पूरे प्रदेश को जानना चाहिए, आपका तो चिट्ठा है ये। नहीं, ये गलत हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, गलत लगता गया है और सही गांव में दिया गया है। चलिए आप प्रश्न करिए। अब ऐसा है बैठा दिया गया तो वाद विवाद नहीं करना इसमें। युवा मितान क्लब का मतलब था अध्यक्ष महोदय, खाओ पियो मौज करो, इससे ज्यादा इसका कोई ना औचित्य है, ना उपयोग है, ना कोई अर्थ है। मंत्री जी आप 1 करोड़ 32 लाख बताए, उसमें से आप 1 ही करोड़ का, हाँ 132 करोड़ में आप 100 करोड़ का भर हिसाब बताए हो। 40 करोड़ खर्चा हुआ, 60 करोड़ बचा है, यही कहना है ना? ये 32 करोड़ कहाँ है? पहले तो 40 करोड़ बचा है, लगभग 40 करोड़ जो है बजट। तो खर्चा कितना हुआ है भैया? 132 करोड़ का हिसाब ब्रेकअप बताइए ना। इन्होंने 126 करोड़ रुपए क्लबों को भेज दिए हैं और अभी बजट में जो है जिले में 14 करोड़ 54 लाख जिले में है और जो जिला स्तरीय के अनुभाग स्तरीय जो उनका खाता है उसमें करीब। मैं समझ गया। चलिए माननीय मंत्री जी, मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ 132 करोड़ रुपया, 132 बोल रहे हैं ना आप जी? 132 करोड़ रुपया यहाँ के गरीब लोगों का, गांव के किसानों का पैसा है। इस पैसे को ये जो मौज मस्ती करने के लिए देने के लिए नहीं है। पिछली सरकार ने दिया होगा, जितना खर्चा हुआ है उसकी आप जांच कराएंगे क्या और आगे का खर्चे के लिए पैसा? चलिए जांच कराएंगे क्या मंत्री जी, बताइए। इसका जांच कराएंगे। चलिए बहुत अच्छा, हो गया आपका काम, हो गया। जांच कराने की मांग थी। द्वारकाधीश यादव माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में आपकी बात पूरी कर दी मंत्री। जांच कराएंगे तो उसके लिए धन्यवाद, लेकिन कोई अवधि बता दें, 4 महीने 6 महीने में आश्वासन की 4 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर इसकी जांच होगी, ऐसा बता दें। आप जानकारी उपलब्ध करा दें, उसको जांच कराएंगे। अरे 1 महीने में जांच की अवधि बता दीजिए माननीय मंत्री महोदय, 4 महीने 6 महीने कितने दिन? जल्दी से जल्दी जांच शीघ्र कर लेंगे। चलिए द्वारकाधीश, इसी में आधा लाइन का है प्रश्न। मंत्री जी, शासन की राशि जहां भी दी जाती है और उसके प्रक्रिया है, नियम है, उसमें ऑडिट की भी व्यवस्था है कि उसका खर्च जिसके लिए दिया गया हुआ कि नहीं हुआ, ऑडिट किया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो इधर देख ही नहीं रहे राशि दी जा रही है और इसमें राशि का उपयोग जो है, दुरुपयोग उसका हो रहा है, तो दुरुपयोग जो किया जा रहा है तो इसमें ऑडिट कराएंगे क्या उसका? जैसे बाकी जो शासकीय राशियों को खर्च करता है तो ऑडिट कराया जाता है, माननीय अध्यक्ष, तो ऑडिट की व्यवस्था उस पर कराएंगे। खड़ा हो जाता है माननीय अध्यक्ष। जांच छोटा था, इसमें आप कहां से आ गए? अरे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सर इस प्रदेश का। राजीव मितान क्लब का गठन की प्रक्रिया क्या थी? सीधा प्रश्न।
इसमें किन व्यक्तियों को चिन्हित किया गया, उसकी प्रक्रिया कैसे थी, इसका चयन किसने किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये ऑडिट को भी जोड़ देना उसमें। जिला स्तर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा के किसी भी एक गांव का ऑडिट करवा दे, क्या काम किया है करके। एक गांव मैं अपने माननीय अध्यक्ष महोदय, घोर अव्यवस्था और करप्शन, ये आपका संरक्षण, ये भ्रष्टाचार का जो हालत है ना, शामिल कर छत्तीसगढ़ ओलंपिक गेम किया गया है। आज तक किसी ने देखिए अजय जी, धर्म जी, ग्राम सभा के प्रस्ताव से ही राजीव युवा विकास क्लब का गठन हुआ है। आपके लोग भी अध्यक्ष थे, यहाँ तक आपके लोग भी अध्यक्ष थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजीव आरोप लगा रहे अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, चलिए हो गया, ये पैसा का दुरुपयोग हुआ है, लंबा हो गया। चलिए धन्यवाद, बैठिए बैठिए, चलिए आगे बैठ गए, इधर सब बैठ गए, आप भी बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष, चलिए देख लेंगे, बैठिए। ये जो राजीव, एक मिनट रुक जाए, बैठ जाइए आप, बैठिए आप। ये लुटेरे कर संबोधित करना माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उचित नहीं हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजू मितान भंग करें, बोल दिया। धर्म जी बैठिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सरकारी से चलिए हो गया। दूसरा प्रश्न ले रहे हैं, आगे बढ़ गए। बैठिए। उनको बोलने दीजिए। उसको वही दिखता है। चलिए अब बहुत हो गया। तो जांच कराइए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष, भंग करेंगे और क्या भुगतान जवाब तो सुनिए। तो आपको अवसर दूंगा, आपको मौका दूंगा। चलिए जवाब। माननीय अध्यक्ष साहू जी बैठिए, इस राज्य गुरु जी बैठिए, क्लब का गठन जो है, गुरु जी बैठिए। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। स्टार फार्मा सोसाइटी जब हाँ एक लाइन में जवाब दे दीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव युवा मितान क्लब का गठन रजिस्ट्रार फार्मा सोसाइटी से प्रदेश स्तर पर एक संगठन बनाया था, जिसका अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी थे और खेल मंत्री उपाध्यक्ष था। और इसमें जितने भी खर्च हुए हैं, जितने काम हुए हैं, इसमें ऑडिट का प्रावधान है, इनका ऑडिट कराया जाएगा। और पहले भी इनकी शिकायत मिलती थी, जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वैसे ही इस क्लब पे रोक लगा दिए गए हैं और इस आने वाले समय में इस राजीव युवा मितान क्लब को भंग किया जाएगा। और जो दोषी लोग हैं, जिसमें चलिए ठीक, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। छत्तीसगढ़ का
ओलंपिक गेम है अध्यक्ष महोदय। इसमें एक व्यवस्था है, बच्चे से लेके हो गया, आगे बढ़िए। राशि का दुरुपयोग किया गया है, तो राशि का द्वारका जी आपको अवसर मिला है, प्रश्न कर लीजिए। आपको बोलना है, एक मिनट प्रश्न करने दीजिए, 1 मिनट बोल दीजिए। चलिए दूसरा मेरा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न करिए जल्दी जल्दी। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहा था कि खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के कोमाखान और बागबाहरा तहसील में कोटवारों को जो सेवा भूमि प्राप्त हुई थी उसमें कितना विक्रय हुआ? तो माननीय मंत्री जी का जवाब 156 कुल खसरा नंबर और 168 हेक्टेयर भूमि विक्रय हुई है। माननीय मंत्री जी, आप उक्त भूमि को हस्तांतरित को निरस्त करने के लिए व्यवहार न्यायालय में वाद दायर करने के निर्देश दिए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी तक कितने वाद दायर हुए हैं और नहीं हुए तो किस वजह से नहीं हुआ, और जिस अधिकारी ने नहीं किया उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटवारों को जो भूमि दी गई थी वो सेवा भूमि है, उनको विक्रय का अधिकार उसको नहीं है। पर खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में शासन से जो कोटवार भूमि सेवा भूमि प्राप्त हुई है उसमें हस्तांतरण के विक्रय के मामले आए हैं और इस विक्रय को रोकने के लिए शासन ने समय समय पर कदम उठाया है। उनके अभिलेख में अहस्तांतरित लिखा गया है ताकि वो हस्तांतरण न हो, बिक्री न हो। उसके बावजूद गलत तरीके से भूमि विक्रय की गई है और कई प्रकरण अभी जो है विहार न्यायालय में चल रहा है इन विक्रय को निरस्त करने के लिए। माननीय मंत्री जी, विक्रय सेवा भूमि हुई जो नियम विरुद्ध हुआ है, इस विक्रय में सम्मिलित राजस्व विभाग के पटवारी आरआई तहसीलदार, उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? विक्रय हुई है, आपने स्वीकार किया है, आपके उत्तर में है, तो जिन्होंने नियम विरुद्ध इस जमीन को बेचने में नकल प्रदाय किया है उसके ऊपर मैं आपसे मांग करता हूं कि आप कार्रवाई की घोषणा इसी सदन से करेंगे क्या? इस विषय में भू राजस्व संहिता अधिनियम के तहत कई बार निर्देश आदेश जारी किए गए हैं और अभी भूमि स्वामी 21 अप्रैल 2023 के द्वारा भूमि स्वामी हक देने के निर्देश जारी किया गया था, जिसको भू राजस्व के आदेश 24 दिसंबर 2011 के द्वारा निरस्त किया गया है और विभागीय प्रपत्र जो है 10 मार्च 2014 के द्वारा कोटवारों द्वारा बेची गई सेवा भूमि के अभिलेख में भी अहस्तांतरित शब्द लिखे जाने और भूमि वापसी के भी निर्देश जारी किए गए हैं। ये प्रकरण जो है माननीय मंत्री जी, आप इतना लंबा क्यों भाषण दे रहे हैं? मेरा सवाल सिर्फ ये है, आप स्वीकार किए सेवा भूमि बिकी है तो सेवा भूमि ऐसी तो रजिस्ट्री नहीं होगा, रजिस्ट्री प्रक्रिया से आप स्पष्ट वाकिफ हैं। आप उस आरआई पटवारी को बचाने के लिए क्यों समय खराब कर रहे हैं? इसमें बचाने वाली बात नहीं, नहीं, स्पष्ट है, आप कार्रवाई करता हूं और वो तो स्पष्ट है, इसमें जांच की भी जरूरत नहीं है। 68 रकबा बिका है, आपने स्वयं आपके विभाग ने बताया है इतना खसरा इतना रकबा बिका है, तो उस नियम विरुद्ध बिक्री में आपके पटवारी आरआई तहसीलदार सम्मिलित हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई के लिए आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? 2 लाइन का है, आप कार्रवाई उनको बचाने के लिए क्यों लगे हो? इसको फिर से दिखवा लेते हैं। अरे दिखवाने के सवाल ही नहीं है, इसमें और क्या दिखवाना चाहते हैं ये मेरे को बता दीजिए। चलिए, आप क्या दिखवाना चाहते हैं ये बताइए।
वो तो स्पष्ट है दस्तावेज में, और आप दिखवाएंगे तो भी अलग से कोई चीज नहीं आनी है। और दिखवाना क्या चाहते हैं आप, क्या दिखवाना चाहते हैं ये भी बताइए। नहीं, आप चाहते क्या? मैं कार्रवाई हो, जांच चाहते हैं ऊपर कीजिए ना आप कार्रवाई। इसमें क्रेता विक्रेता विक्रेता का वो महत्वपूर्ण बात का भूमिका विषय रहता है। आप पहले इसमें शासकीय कोई अधिकारी और कर्मचारी जो है क्रय विक्रय में सम्मिलित नहीं जिसके ऊपर बनता है आप कीजिए ना, जो नीति में आती है, शासन की नीति में है। इसमें और अधिकारी माननीय कर्मचारी मंत्री के ऊपर जी, जांच की कोई विषय अगर नहीं इसमें आती समय है। रहते आप नहीं कार्रवाई करेंगे तो पूरे प्रदेश में है, ये केवल खल्लारी नहीं है, ये उदाहरण है। चलिए आप भी पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हमारे माननीय सदस्य चाह रहे हैं कि आप कार्रवाई करेंगे या नहीं। दो शब्द कार्रवाई करेंगे बोल दीजिए, क्या करना है? कार्रवाई करना है, कार्रवाई करेंगे। चलिए बस ठीक है, हो गया। द्वारकाधीश जी। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। समाप्त। लालजी सिंह राठिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से प्रश्न है। मेरे धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022 और 23-24 में कितनी सड़कों को बजट में शामिल किया गया है और कितनी सड़कों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, कृपया मंत्री जी बताने की। माननीय अध्यक्ष महोदय, विस्तृत जानकारी उत्तर में माननीय सदस्य को दिया है। 2022-23 में विधानसभा क्षेत्र में, धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 6 काम बजट में शामिल किए गए थे। एक काम की प्रशासकीय स्वीकृति 22/9/2023 को 563.72 लाख रुपए की मिली है। उक्त काम में वन विभाग से अनुमति की प्रक्रिया की जा रही है, अभी निविदा नहीं जारी हुई है। शेष 5 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। 2023-24 में 9 काम बजट में शामिल थे, अभी प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक सड़क जो स्वीकृत किए हुए हैं उसका जो है कब तक टेंडर करा लिया जाएगा, कब जो है वन विभाग के से एनओसी प्राप्त होगी, कब जो है प्रारंभ किया जाएगा। दूसरा मेरा प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय कि मेरे धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र, छोटे छोटे प्रश्न, समय बहुत कम है आपके एक ही पास। प्रश्न का जवाब दीजिए, कब उसको टेंडर कर रहा लिया जाएगा। जैसे ही वन विभाग की अनापत्ति मिलेगी निविदा की प्रक्रिया करेंगे। चलिए धन्यवाद। श्रीमती कविता प्राण लहरे, बहुत छोटा प्रश्न करिए, समय कम है आपके पास। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के विधानसभा क्षेत्र में 2021 से 1 जनवरी 2024 की अवधि में कितने ग्रामों में हैंडपंप खनन का कार्य किया गया, वर्तमान में कितने बंद एवं कितने कार्यरत है। प्रश्नकाल समाप्त।